हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 22। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी हैरान नज़रों से अक्षरा को देख रहा था। आज पहली बार अक्षरा ने अपने करीब जाने पर शिवी के साथ ऐसा व्यवहार किया था। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या कहे। तभी रोती हुई अक्षरा बोली, आप मत आइए हमारे पास शिवी, हमारी वजह से सबको बस तकलीफें ही मिलती आई हैं। शिवी अक्षरा के करीब आकर बैठा। अक्षरा क्या बोल रही हो? शिवी ने परेशान होकर कहा। शिवी, आप नहीं समझ सकते कितनी तकलीफ होती है जब कोई हमारी वजह से। शिवी, हमारे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। हम विराज की मौत के जिम्मेदार हैं। हमारी वजह से माँ आज ऐसे गुमसुम जी रही है। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। शिवी से अक्षरा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने खुद को किसी तरह शांत रखा और बोला, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ अक्षरा, जो हुआ वो एक हादसा था। उस एक्सीडेंट के बाद विराज बचा था, पर उसके जीने की उम्मीद नहीं बची थी। तुम्हारी वजह से नहीं मरा वो, उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हमारी वजह से चोट लगी थी, तभी ये हुआ था। शिवी ने उसकी बाह पकड़ी और अपनी ओर खींचते हुए सख्त लहजे में बोला, क्या हुआ तुम्हारी वजह से? हाँ बताओ। अक्षरा, विराज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हर जगह बोल दिया गया था कि उसका बचना। अक्षरा, ये जानते हुए हमने पूरे 2.5 साल कोशिश की विराज को जिंदा रखने की, और तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? सब जानते हैं उन 2.5 सालों में विराज का सबसे ज्यादा ध्यान तुमने रखा था। अक्षरा एक बार फिर रो पड़ी। उसने शिवी को देखा और उसके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, तब भी सब कह रही हैं हमारी वजह से उनकी जान गई। शिवी, हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ भी नहीं किया था, सच कह रही हैं। शिवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अक्षरा की पीठ पर हाथ रखने लगा, पर फिर उसने अपने हाथ बीच में ही रोक लिए और शांत भाव से बोला, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। अक्षरा कुछ देर बाद शिवी से अलग हुई। उसने शिवी को देखा और बोली, हमने आज ही आपसे कहा था कि पुरानी बातें नहीं सोचेंगे, और आज ही। आई एम सॉरी शिवी। शिवी ने अक्षरा को देखा और बोला, कुछ बातें याद आ ही जाती हैं। अक्षरा की आंखें अब भी नम थी। शिवी ने अक्षरा को देखा और बोला, अक्षरा सो जाओ। अक्षरा ने एक नज़र शिवी को देखा, फिर वो चुपचाप लेट गई। शिवी जानता था इस वक्त अक्षरा परेशान थी। वो हल्का सा झुका और अक्षरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। अक्षरा ने शिवी को देखा और फिर उसने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली। शिवी भी बिना कुछ कहे अक्षरा के बालों पर हाथ फेरता रहा। अगली सुबह कामिनी जी ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया, पर अक्षरा और शिवी अब तक नहीं आए थे। वो शिवी के कमरे की ओर जाने लगी, पर फिर कुछ सोचकर वो वहीं रुक गई। तभी उनका फोन बजा। नंबर देखते ही कॉल रिसीव किया। हाँ गरिमा, कैसी हैं आप? कामिनी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तभी दूसरी ओर से कुछ आवाज आई, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। क्या बेटे, आप सच कह रही हैं? कामिनी जी ने एकदम खुशी भरे लहजे में कहा तो रमेश जी, जगदीश जी, सिमरन और आसपास खड़े कुछ सर्वेंट्स उन्हें ही देखने लगे। थोड़े ही पलों बाद उन्होंने कॉल कट किया और पास खड़े एक आदमी से बोली, बिरजू जाओ जल्दी मिठाइयाँ लेकर आओ। फिर वो दूसरे आदमी से बोली, आप जाकर गरीबों में मिठाइयाँ और कपड़े दान कर दीजिए। सब हैरान थे कामिनी जी के व्यवहार से। तभी वो खुशी से भरी तेज आवाज में बोली, काकी आप बादाम का हलवा बना दीजिए महादेव को भोग लगाने के लिए। सिमरन उठकर उनके पास आकर कंफ्यूज होकर बोली, माँ सुबह सुबह क्या हुआ आपको? सिमरन, अशुभ बातें मत करो। उन्होंने सिमरन को डांट लगा दी। सब अभी भी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, तो कामिनी जी थोड़ा सख्त लहजे में बोली, आप सबने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब सबके सब झट से अपने अपने कामों में लग गए। रमेश जी बोले, कामिनी हुआ क्या? कामिनी जी मुस्कुराने लगी। तभी एक नौकर मिठाई लेकर आया। कामिनी जी ने उससे वो लिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। सिमरन भी उनके पीछे पीछे आने लगी। जगदीश जी को जैसे ही उन्होंने एक मिठाई दी कि उन्होंने नामे गर्दन हिला दी। कामिनी जी खुश होकर बोली, आज आप मना नहीं कर सकते भाई साहब। जगदीश जी ने उनकी ओर देखा कि वो मुस्कुराते हुए बोली, हमारी गरिमा माँ बनने वाली है। शादी के इतने सालों बाद उनकी गोद भरी है। कामिनी जी की बात सुनते ही सबके चेहरे पर एक खुशी के भाव आ गए।
जगदीश जी की आंखों में नमी थी। उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया तो कामिनी जी बाकी सबको देने लगी। उनकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। अक्षरा की आंखें खुली। उसने जैसे ही पूरी आंखें खोली कि उसका दिल धड़क उठा। शिवी उसके ठीक सामने बेड से टेक लगाकर सोया हुआ था और अक्षरा शिवी के एकदम करीब होकर सोई हुई थी। अक्षरा उठकर बैठने लगी कि तभी शिवी की भी आंखें खुल गई। उसने खुद को बेड पर और अक्षरा के इतने करीब पाया तो वो भी हड़बड़ा गया। दोनों की नजरें जैसे ही मिली कि दोनों के दिल धड़क उठे। वो शायद आंख लग गई, ध्यान नहीं रहा, सॉरी, शिवी ने धीरे से कहा। अक्षरा ने भी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, कोई बात नहीं। शिवी उठकर वॉशरूम में चला गया और अक्षरा उठकर बेड पर लगे तकिए ठीक करने लगी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अक्षरा दरवाजे के पास बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने कामिनी जी खड़ी थी। वो कमरे में अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे साथ मंदिर चलिएगा। पर छोटी माँ अचानक अक्षरा बोलते बोलते रुकी। तभी कामिनी जी ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा, आज का दिन बहुत खुशी का है, बस इसीलिए महादेव का धन्यवाद अदा करना है। अक्षरा उनकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आज कुछ है क्या? कामिनी जी को अब ध्यान आया, उन्होंने पूरी बात तो अक्षरा को बताई ही नहीं। वो अपने सर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, हम भी ना, आपको बताया ही नहीं, गरिमा माँ बनने वाली है। अक्षरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई तो वहीं वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े शिवी की आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उसका चेहरा खिल उठा। वो झट से बोला, छोटी माँ दी को यहाँ बुलवा लीजिए। शिवी की आवाज सुनते ही कामिनी जी ने उसकी ओर देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शिवी, हम भी यही चाहते हैं। कुछ दिनों बाद ही गरिमा जमाई बाबू के साथ आ जाएगी और हम पूरा ध्यान रखेंगे उनका। शिवी मुस्कुराया और कामिनी जी के पास आकर उनको साइड हक करते हुए बोला, वो तो मैं जानता हूँ। पूरे मल्होत्रा परिवार में इस वक्त सब खुश थे। ना जाने उनकी ये खुशियाँ कितने वक्त के लिए थी। शिवी ने गरिमा से बात की और फिर वो सिमरन को लेकर कॉलेज के लिए चला गया। जगदीश जी और रमेश जी भी ऑफिस जा चुके थे तो वहीं कामिनी जी भी अक्षरा के साथ मंदिर आ गई। मंदिर आकर उन्होंने सबसे पहले पंडित जी को दान का सामान दिया और गरिमा के लिए पूजा करवाने को कहा। फिर पूजा करके वो वहां अक्षरा के साथ मिलकर प्रसाद बंटवाने लगी। सिंह निवास में भी ये बात पहुंच चुकी थी कि मल्होत्रा परिवार बहुत खुश है। युवराज जी गुस्से से बोले, हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाकर वो लोग खुश हैं। युवराज चिंता मत करो, होने दो खुश उन्हें, अभी जो दर्द उन्होंने हमें दिया उसका बदला ले लेंगे। सतीश जी ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी युवराज की पत्नी भी जलन भरी भावना से बोली, भाई साहब उन मल्होत्रास को छोड़िए मत और उस लड़की के लिए कुछ सोचिए, सबके लिए सोच लेंगे वर्षा। सतीश जी ने कहा और युवराज जी को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों ही अब वहां से चले गई। जगदीश जी अपने कैबिन में बैठे हुए थे। उन्होंने किसी को कॉल किया और कुछ बोलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल कट करके फोन वापस रख दिया। अब उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। अब तो खुद चलकर हमारे पास आएगा। उदयपुर में तो तेरा रहना अब नामुमकिन है। रजनीश माहेश्वरी का नाम लेते ही उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उनके माथे की नसें तन गई। पर तभी उन्हें कुछ ध्यान आया तो उन्होंने फिर फोन उठाया और किसी को कॉल किया। जी समधी जी, हाँ आपसे निवेदन है, गरिमा को यहाँ इंदौर भेज दीजिए। जी बिल्कुल, हाँ हम जमाई बाबू से बात कर चुके हैं, पर एक बार आपसे बात करना सही समझा। जी बहुत बहुत आभार। बात करने के बाद उन्होंने फोन वापस रखा। उनकी आंखों में नमी उतर आई। एक गहरी सांस लेते हुए वो खुद में बोले, सुषमा आपको गए हुए इतना वक्त हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा हमें। जगदीश जी के चेहरे पर एक गहरी उदासी आ गई, पर फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, हम जानते हैं सुषमा, आपसे किया वो वादा पूरा नहीं कर पाए, पर बहुत जल्द हम आपसे किया हुआ अपना वो वादा जरूर पूरा करेंगे। राणावत परिवार को इंसाफ मिलेगा और वो दरिंदा अपनी सही जगह सलाखों के पीछे जाएगा बहुत जल्द। इतना कहकर जगदीश जी किसी सोच में पड़ गए। उदयपुर राजस्थान। रजनीश माहेश्वरी अपने ऑफिस में था कि तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर से आता कॉल देखकर उसके कुछ पल बाद सोचने के बाद उन्होंने कॉल रिसीव किया।
वो कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, 20 साल पहले किए तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी, बचने के उपाय ढूंढो। रजनीश माहेश्वरी के माथे पर शिकन आने लगी। उसने खुद को शांत किया और बोला, क्या क्या बकवास है ये? तुम्हारी लड़खड़ाती जबान कह रही है, मेरी बात तुम समझ चुके हो। वैसे एक बात और, जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो वो भी शायद इंदौर में मिल जाए तुम्हें। इतना कहकर दूसरी ओर से फोन रख दिया गया। कॉल कट चुकी थी। रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। वो खुद में ही बोला, कौन है जिसे 20 साल पहले की हमारी हकीकत पता है? क्या सच में इंदौर में हमें वो मिलेगा जिसकी हमें तलाश है? उसके चेहरे पर अब एक उलझन भरे भाव थे। कुछ पल अपने मन और दिमाग की दुविधा में फंसा रहने के बाद उसने फैसला कर लिया उसे आगे क्या करना था। अब इंदौर जाना ही होगा हमें। इतना कहकर उसने किसी को कॉल लगाया और बोला, हमारे इंदौर आने की व्यवस्था करवाओ। हाँ, वहाँ का सारा कारोबार हम खुद देखेंगे और घर को हमारे रहने लायक बनवाओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रजनीश माहेश्वरी अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ सोचने की कोशिश करने लगा। आखिर कौन है जिसे ये पुरानी बातें पता होगी? पर उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया और एक कुटिल मुस्कुराहट चेहरे पर लाता हुआ बोला, जो भी हो, हमसे दुश्मनी लेना हमारे दुश्मनों के लिए ही हानिकारक होगा, क्योंकि रजनीश माहेश्वरी से जीतना किसी के बस में नहीं। और इसका एक उदाहरण है वो विजय राणावत। अपने साथ साथ पूरे राणावत खानदान को तबाह करवा लिया उसने। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। शाम को शिवी जब घर आया तो उसने देखा हॉल में कामिनी जी बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करवा रही थी। अक्षरा भी उनके साथ ही बैठी थी। शिवी मुस्कुराया और बोला, छोटी माँ, ये इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? कामिनी जी ने शिवी की ओर देखा और फिर गिफ्ट्स देखकर बोली, अरे ये ज्यादा कहाँ है, ये तो बस रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भिजवा रही हूँ। गरिमा के ससुराल भी भिजवा दिया सामान, बस एक बार वो आ जाएं, पंडित जी से कहकर एक पूजा रखवा देंगे घर में। उनकी एक्साइटमेंट देखकर शिवी मुस्कुरा उठा। वो कामिनी जी के पास आया और हल्का सा हंसते हुए बोला, छोटी माँ रिलैक्स, आप बैठिए। शिवी ने कामिनी जी को बैठाया और पानी का ग्लास लेकर उनको थमाया। शिवी हंसते हुए बोला, पानी पीजिए, मैं जानता हूँ आप सुबह से इन्हीं सब कामों में लगी होंगी। कामिनी जी ने मुस्कुराते हुए पानी पिया और फिर से कामों में लग गई। अक्षरा और शिवी अपने कमरे में आ गए और अक्षरा ने शिवी की ओर देखते हुए शांत आवाज में कहा, वो अब जब भी पीजी के एडमिशन होंगे तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। शिवी अक्षरा को ही देखता रहा। महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षरा को बस हिम्मत दीजिए कि वो आगे बढ़ सके, अपने बारे में सोच सके, शिवी ने मन में कहा। इधर अगले दिन रजनीश माहेश्वरी इंदौर आ चुका था। एयरपोर्ट पर पहले से गाड़ी और ड्राइवर उसके लिए था, तो वो आकर गाड़ी में बैठा। उसने ड्राइवर को देखा और बोला, हवेली की ओर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रजनीश माहेश्वरी बस चुपचाप बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी एक मैसेज आया। उसने चेक किया तो एक अननोन नंबर से मैसेज था, इंदौर में स्वागत है। रजनीश माहेश्वरी हैरान था। उसने नंबर चेक किया, ये नंबर कल वाला नंबर नहीं था। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। चिंता और परेशानी भरी लकीरें उसके माथे पर झलक आई। कौन है ये जो हमारे बारे में सब जानता है? उसने मन में ही कहा और फोन सीट पर रख दिया। जगदीश जी आज घर पर ही थे। अपने कमरे में बैठे हुए वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अक्षरा जो वहां से जा रही थी, उसने एक नज़र उन्हें देखा और डरते डरते वहां से जाने लगी कि तभी जगदीश जी की नज़र अक्षरा पर पड़ी। अक्षरा को देखते ही उन्हें सिंह परिवार की बातें याद आने लगी। रुको, जगदीश जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। उनकी आवाज सुनते ही अक्षरा के कदम रुक गए। डरते हुए उसने नजरें झुका ली और पलटी। जगदीश जी उठकर खड़े हुए और एक शांत भाव से उन्होंने कहा, अंदर आओ। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना उसे डर लगने लगा। जगदीश जी का सख्त लहजा वो जानती थी, इसीलिए उसे डर लग रहा था। सुना नहीं क्या कहा हमने? उन्होंने फिर कहा कि अक्षरा कांप उठी। डरते डरते वो कमरे में आई और नजरें झुकाए हुए उसने कांपती आवाज में कहा, जी।
अक्षरा को इतना घबराता हुआ देखकर जगदीश जी एक पल को चुप रहे। फिर वो नरम आवाज में बोले, शिवी को कह देना कि वो सिंह परिवार से ना उलझे। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना वो जगदीश जी की ओर देखने लगी तो उन्होंने एकदम शांत भाव से कहा, और तुम भी। इस वक्त वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, अक्षरा ने एक नम आवाज में धीरे से कहा। जगदीश जी ने उसकी ओर देखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। अक्षरा वहां से चली गई। जगदीश जी जाती हुई अक्षरा को देखने लगे और खुद में बोले, हम भी ना, बेवजह कितना सुना दिया इन्हें। रजनीश माहेश्वरी की गाड़ी एक बड़े से आलीशान हवेली के सामने रुकी। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकला और उसने पीछे का दरवाजा खोला तो रजनीश माहेश्वरी गाड़ी से निकला। उसने एक नज़र आसपास देखा। आसपास खड़े कुछ नौकरों ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसने सबको देखा और बिना कुछ कहे अंदर की ओर बढ़ गया। रजनीश माहेश्वरी अंदर आया। हवेली अंदर से भी बहुत आलीशान थी। वो पूरी हवेली को अपनी नजरों से आंक रहा था कि तभी एक आदमी आया। नीले रंग के कोट पैंट पहने हुए वो एकदम फॉर्मल तरीके से तैयार था। स्वागत है साहब, उसने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया विनय, और काम कैसा चल रहा है? रजनीश जी ने पूछा। विजय ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सर सब ठीक चल रहा है। आगे के लिए क्या सोचा है? हमें जितने मुनाफे की उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा। रजनीश ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि विनय तुरंत चमचागिरी करते हुए बोला, साहब अब फिक्र ना करें, मैंने एक बहुत फायदे का सौदा सोचा है। इतना सुनते ही रजनीश माहेश्वरी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या सोचा है? साहब यहाँ इंदौर में सबसे मशहूर और जाना माना बिजनेस अभी मल्होत्रास का चल रहा है, तो उनके साथ काम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर रजनीश माहेश्वरी खुश हो गया। उसने खुशी भरे लहजे में कहा, हम ऑफिस आएंगे आज, यही इंतजार करो, अभी आते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर जगदीश जी अक्षरा के बारे में ही सोच रहे थे। तभी उनका फोन बजा। नंबर देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने झट से कॉल रिसीव किया। सर, रजनीश माहेश्वरी इंदौर आ चुका है, दूसरी ओर से आवाज आई। इतना सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर एक खुशी के भाव आ गई। उस पर पल पल तुम्हारी नजरें होनी चाहिए, हमें उसके हर पल की खबर चाहिए, जगदीश जी ने कहा और कॉल कट कर दिया। उनकी आंखों में अब भी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, रजनीश माहेश्वरी, यहाँ इंदौर आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, पर अफसोस, जब तक तुम्हें इसका अंदाजा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर जगदीश जी अपने कमरे से निकले। अक्षरा शिवी के कमरे में आ गई। उसे अब भी जगदीश जी की कही बातें याद आ रही थी। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, पर हम शिवी को कुछ नहीं होने देंगे, अक्षरा ने खुद से कहा। जगदीश जी की बातें सोचते हुए फिर अक्षरा खुद में बोली, अंकल जी ने अभी तो बहुत अलग ही बिहेव किया। तभी अक्षरा को एक बार जगदीश जी और रमेश जी के उस दिन इशारों में बात करना याद आ गया। अब वो एक बार फिर दुविधा में थी। तभी शिवी कमरे में आया। अक्षरा को यूं सोच में डूबा देखकर शिवी उसके पास आया। अक्षरा, क्या हुआ? शिवी ने पूछा। अक्षरा ने शिवी की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, शिवी, आप कभी अपने पापा से बातें क्यों नहीं करते? शिवी ने अक्षरा को देखा। उसके चेहरे पर एक नाराजगी आ गई। तुम जानती हो, ये सब तो ये पूछने का कोई मतलब नहीं है, शिवी जरा बेरुखी से बोला। अक्षरा ने शिवी को समझाते हुए कहा, पर शिवी, वो पापा हैं आपकी, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें ये याद ही नहीं, शिवी ने दर्द भरी आवाज में कहा। वहां से गुजर रहे जगदीश जी ये सब सुन चुके थे। अक्षरा ने शांत भाव से कहा, ये आपको लगता है शिवी, पर उन्हें बहुत परवाह है आपकी। शिवी, आप कह रही हैं उन्हें याद नहीं कि वो आपके पापा हैं। आप कहते हैं कि आप नफरत करते हैं उनसे, लेकिन सच पूछिए अपने दिल से, क्या सच में आप उनसे नफरत करते हैं? अक्षरा की बात सुनकर शिवी एकदम शांत हो गया और जगदीश जी आस भरी नजरों से शिवी को देखने लगी। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 23 में। थैंक यू।